नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय न्यायपालिका से जुड़े एक अत्यंत गंभीर और हालिया घटनाक्रम पर विस्तार से बात करेंगे, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा है और उनके आधिकारिक निवास पर कथित तौर पर जली हुई नकदी की बरामदगी के इर्द गिर्द घूमता है। ये घटना न केवल न्यायिक अखंडता पर सवाल उठाती है, बल्कि यूपीएससी के छात्रों के लिए न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और महाभियोग की प्रक्रिया को समझना भी महत्वपूर्ण बनाती है। मामला 14 मार्च 2025 को तब सामने आया जब दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर रात 11:30 आग लग गई। वे उस समय आवास पर नहीं थे। आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों और पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर एक स्टोर रूम से भारी मात्रा में आंशिक रूप से जली हुई नकदी, 500 रुपए के नोटों के बंडल बरामद की। इन दृश्यों और शुरुआती बयानों ने तुरंत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तुरंत एक आंतरिक जांच समिति इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इस 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू कर रहे थे और इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल थीं। समिति ने 10 दिनों तक गहन जांच की, 55 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दमकलकर्मी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। समिति ने पुष्टि की कि जली हुई नकदी वास्तव में न्यायाधीश के परिसर से बरामद की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समिति ने पाया कि वो स्टोर रूम जहां नकदी मिली थी, जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के स्पष्ट या सक्रिय नियंत्रण में था। समिति ने यह भी कहा कि न्यायाधीश नकदी की उपस्थिति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और इस व्यवहार को कदाचार माना। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि आग लगने के बाद नकदी को कथित तौर पर हटाने का प्रयास किया गया था। इस गंभीर कदाचार के निष्कर्षों के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की। महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से शुरू किया जा सकता है। एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर आरोपों की जांच के लिए एक नई 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। यदि समिति आरोपों में दम पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, यानी प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में इस घटनाक्रम ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एकजुट कर दिया है। 200 से अधिक सांसदों, जिनमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य शामिल हैं, ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। सरकार ने भी संसद के मॉनसून सत्र में इस प्रस्ताव को लाने का इरादा स्पष्ट कर दिया है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने स्वयं आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उन्हें पूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला और पूरी प्रक्रिया पूर्वाग्रह और जल्दबाजी में की गई थी। उनका ये भी कहना है कि नकदी के स्वामित्व और वैधता से जुड़े मूल तथ्यों की जांच नहीं की गई। वर्तमान में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर एक विशेष पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह मामला भारतीय न्यायपालिका की अखंडता और पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र रखती है और कैसे संविधान न्यायाधीशों के कदाचार के मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। यूपीएससी के छात्रों के लिए यह मामला न्यायिक नैतिकता, महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को समझने के लिए एक जीवंत उदाहरण है। उम्मीद है यह विश्लेषण आपको जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए कैश के मामले और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होगा। न्यायिक प्रणाली से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।